हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं साइंस का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। सो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले कि व्हाट इज मैटर, यानी पदार्थ है क्या। एक्चुअली में पदार्थ होता क्या चीज़ है। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास दैट इज नोन एज मैटर। कोई भी वस्तु जो किसी स्थान को घेरे और जिसका कोई मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। सो जैसे आपका वाटर हो गया, आइस हो गया, ये वुड हो गया, एयर हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैटर के। ठीक है। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं। मैटर जो है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जो मैटर है वो विभिन्न मतलब पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। अब एविडेंस क्या है कि भाई वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो डिफ्यूजन एक एक्सपेरिमेंट होता है, इज अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना वेयर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट ऑफ एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ड्रिवन बाय द रैंडम मोशन ऑफ ब्राउनिंग मोशन। देखो होता क्या है कि जैसे सपोज करिए ये एक बीकर है। ठीक है। इसके अंदर हमने वाटर डाल रखा है, पूरा फिल कर रखा है, यहाँ पे दे भी रखा है ना शुगर इन वाटर, तो हमने इसको पूरे वाटर से फिल कर रखा है। देन फिर क्या हुआ, इसका वाटर का लेवल है सपोज दिस। अब हमने क्या किया कि है ना इसके अंदर जो वाटर का लेवल था उसके अलावा भी हमने इसके अंदर शुगर ऐड किया या फिर सॉल्ट ऐड किया। तो उसकी वजह से क्या होगा, एकदम से अचानक से जैसे देखेंगे सडनली तो इसका वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज होगा। ठीक है। लेकिन जब हमें ये पूरी जो सॉल्ट है या जो भी आपका शुगर है वो पूरा डिजोल्व होने के बाद है ना वाटर का जो लेवल होगा फिर से आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। और जो ये तो ये क्या होता है, एक तरह से डिफ्यूजन को शो करता है। मतलब बेसिकली आपका जो पूरा जो आपने इसमें चीनी को डिजोल्व करने का ट्राई किया था वो पूरी तरीके से घुलने के बाद वाटर का लेवल सेम हो जाएगा। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे सपोज कर लो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल जो होते हैं ना हमेशा मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो मूव करते हैं इनको रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है, ये इनके लिए नाम होता है। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, यानी इनके लिए हमें एडेड आइज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमें या तो मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा या फिर हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, तो जो पार्टिकल होते हैं सपोज करो जैसे अभी हमने बात करे थे पार्टिकल हैं इसके अंदर जो मैटर के अंदर वो मूव करते रहते हैं। अगर वो मूव करते हो इट मीन्स दैट कि उनके बीच में कोई स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो वो मूव करेंगे। अगर स्पेस नहीं होगा तो मूव कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगर हम बात करें जो चीज सॉलिड होती है, सॉलिड के अंदर आपको स्पेस कम मिलेगा, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, उसकी जो शेप भी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम सॉलिड का, जैसे लिक्विड हो गया तो उसके पार्टिकल थोड़े मूव करने लगेंगे, लेकिन जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगा उसके पार्टिकल और भी तेजी से मूव करने लगते हैं। ठीक है। अब पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली, जो पार्टिकल्स यहाँ पे ना पहले ये देखो एग्जांपल है परफ्यूम स्मेल स्प्रेडिंग इन एयर। तो जैसे परफ्यूम हमने अपने रूम में परफ्यूम को स्प्रे किया तो उसके बाद क्या होता है, जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो बहुत दूर तक आपको मतलब स्मेल कर सकते हैं आप उस चीज को। ठीक है। या फिर किसी भी चीज में से कॉफी ऑर्डर यानी बदबू आती है तो वो भी आप दूर तक उसको सूंघ सकते हैं। तो वो भी क्या है, अगेन एग्जाम्पल है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के जो पार्टिकल है, ठीक है, वो बहुत दूर ही तक मूव करते हैं। अब जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो थोड़े टाइम के लिए मूव कर रहे हैं या ऐसा है, बट वो हमेशा की मूव करते रहते हैं। और उनके अंदर क्यों मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। और हीटिंग, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी वजह से जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है ये और भी ज्यादा काम करने लगती है और इसकी वजह से क्या होता है, ये एक तरह से ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। ठीक है। अब पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, अब ये मूव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इधर उधर ही चले जाएंगे। मूव करने का मतलब ये भी है कि मूव तो करती हैं लेकिन इसके साथ साथ जो पार्टिकल है ना ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा इसलिए उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, लेकिन गैसेस में ये बहुत कम होता है ये उनके बीच में अट्रैक्शन। ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, देख अभी तक आपने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रखी है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन इसके अलावा भी आपको यहाँ पे 2 स्टेट ऑफ मैटर और पढ़नी है। जो आप पहले देखो सॉलिड लिक्विड गैस, और एक जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर। तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, जैसे अगर सॉलिड है, देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे
तो हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे और गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर आपका प्लाज्मा का होता है। अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो ये इस तरीके से प्लाज्मा है, देन गैस है, देन लिक्विड है, देन सॉलिड है। और अगर हम इससे भी इधर जाएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा बोस-आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके डिफरेंसेस। अच्छा, ये पार्टिकल्स को भी आप देख सकते हो, जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं इतनी आसानी से। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ी सी रैंडम मोशन कर पाते हैं, और जो गैस है उसके पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। और आयनाइज जब हो जाते हैं तो उनपे तो आयंस बन जाते हैं, प्लस और माइनस वाले आपके आयंस हो जाएंगे। अगर आप सॉलिड है आपके पास कोई चीज, अगर आप उसको मेल्ट करेंगे यानी वो पिघलेगा, ठीक है, तो उस वजह से वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अगर हम उसको और से टेम्परेचर देते रहेंगे तो उसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा, जिसको हम इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। अब अगर हम गैस से वापस से लिक्विड में जाना चाहते हैं तो हमें कंडेंसेशन आपको करना पड़ेगा। कंडेंसेशन जिसे हिंदी में संघनन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस जो होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड से अगर आप सॉलिड को देखेंगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा। इसका आप घर में भी एक एग्जांपल ले सकते हो। सपोज आपके पास आइस क्यूब है, ठीक है, आपके पास आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब से आपने क्या किया, उस वो मेल्ट होगा तो उससे वो लिक्विड आपका नॉर्मल वाटर बन जाएगा, ड्रिंकेबल वाटर बन जाएगा। एंड अगर हम उसको और बॉईल करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका स्टीम यानी भाप बन जाएगा। अगर वो स्टीम जो है वो ठंडा होने लगेगा, जैसे अगर हमने क्या करा कि एक हमारे पास बीकर है और उसको हमने ऐसे इसके ऊपर लिड लगा दिया, एंड देन फिर उसको है ना वेपर, मतलब एक तरह से उसको हमने हीटिंग प्रोवाइड किया, तो उस वजह से क्या होगा, ये जो अंदर इसका लिक्विड होगा वो मतलब एक तरह से गर्म होने लगा, वो स्टीम बनने लगा। लेकिन क्योंकि स्टीम बाहर नहीं जा पा रही है तो ये जो होगा ना आपका लिड होगा, इसके सरफेस पे आपको स्टीम देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, और वो वहाँ पे क्या होगा, वो स्टीम जो होगा उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ऊपर जाके वो फिर से क्या होगा, एक तरह से उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा और उसकी वजह से वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड में बन गया। और अगर हम उस चीज को फ्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये देखा ये जो गैस है, गैस से अगर आप आयनाइज करेंगे तो वो आपका प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम प्लाज्मा को डी आयनाइज करते हैं तो उसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखते हैं, प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। तो सॉलिड में जो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड इससे कम पैक्ड होते हैं, थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करें तो ये थोड़ा से ज़्यादा फ्री होते हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन द गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे भी एक तरह से एक लेवल ज़्यादा है ये, जहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर एक तरह से आपके इतने ज़्यादा पैक्ड नहीं होते, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में इससे कम होगा, और गैसेस में नेग्लिजिबल होगा, और प्लाज्मा भी अगेन नेग्लिजिबल होगा आपका। ठीक है, मतलब बहुत ही कम होगा। फिर अगर शेप की बात करें, सॉलिड आपको पता है फिक्स शेप होता है, लिक्विड जिस जिस आपका यूटेंसिल बर्तन में जाता है उसी का शेप ले लेता है। गैसेस का तो ऐसा कोई शेप होता ही नहीं है, ठीक है, नो फिक्स शेप, है ना। और ये भी शेप जो जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं उसका शेप ले लेता है। ठीक है, और अगेन प्लाज्मा भी कोई आपको शेप नहीं देखने को मिलेगा। वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का फिक्स होता है, और लेकिन लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, गैसेस का एंड प्लाज्मा का भी आपका फिक्स नहीं होता है। फ्लूडिटी यानी एक तरह से तरलता, ये सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। मतलब अगर आपने आइस क्यूब ऐसे रखा है तो जब तक वो आइस क्यूब है तब तक वो अपनी जगह को मूव करके दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड जो होता है वो फ्लूडिटी को शो करता है, इस वजह से लिक्विड जो होगा वो मूव करने लगेगा। ठीक है, और गैसेस जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा एक तरह से फ्लो को शो करती है, हर डायरेक्शन में जाने लगती हैं, और फ्लो इन ऑल डायरेक्शन आपका प्लाज्मा के साथ भी है। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड में देखो, सॉलिड में क्या है, पहले से ही जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड है, तो उन पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऐसा इतना ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लिक्विड में अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, और अगर गैसेस में करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसी प्लाज्मा भी आपका हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, फिर बोल्स-आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देख लिया है, अब यहाँ पे बोल्स-आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म्ड व्हेन अ गैस ऑफ स्पेशल पार्टिकल कॉल्ड बोसॉन इज कूल्ड टू टेम्परेचर नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। अगर जो हमारे पास गैस है, ठीक है, स्पेशलाइज पार्टिकल होता है उसका बोसोन, अगर हम उसको ऑलमोस्ट नियर टू जीरो उसको फ्रीज मतलब एकदम से कूल कर देते हैं, कॉजिंग देम टू लूज द इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड बिहेव सच एज अ सिंगल क्वांटम एंटिटी, दिस दैट इज नोन एज सुपर एटम। तो ये आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा।
फिर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, तो अभी हमने बात किया था कि अगर हमारे पास सॉलिड कोई चीज़ है, सॉलिड से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होना करना पड़ता है हमें, हमें प्रेशर को तो रिड्यूस करना पड़ेगा और टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अकर्स एट अ मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग इंक्रीज ऑफ अ पार्टिकल, अट्रैक्शन वीकन। अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है ना, अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो वीकन होने लगता है। आइस जो होती है वो मेल्ट करने लगेगी जब, ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्रीजिंग की बात करते हैं तो अब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट कि वो फ्रीज होने लग जाए, ठीक है। सो कूलिंग डिक्रीज द पार्टिकल मूवमेंट, इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने नॉर्मल वाटर था, पोर्टेबल वाटर था, उससे आपने क्या करा, उसको आइस में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है, तो वो आपका फ्रीजिंग का, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर वेपोराइजेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो आपको गैस में कन्वर्ट होता है, तो अगेन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा सो दैट कि वो वेपराइजेशन हो सके, यानी इवेपोरेशन हो सके, बाष्पीकरण हो सके। अकर्स एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। और ये आपका वाटर के लिए अगर हम देखें 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वेपर होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर स्टीम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमारा जो गैस है, गैस से हम लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जिसे हिंदी में संघनन कहा जाता है। कूलिंग ऑफ गैस डिक्रीज द पार्टिकल एनर्जी, हम क्या करें, जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को हम रिड्यूस करें और प्रेशर को हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन का हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल, तो अगर हम देख रहे थे कि यहाँ पे कंडेंसेशन जो है उसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो आप सॉरी गैस जो होता है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कूलिंग ऑफ गैस डिक्रीज द पार्टिकल एनर्जी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम गैस को कूल कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं और प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करके। दोनों ही तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन कर सकते हैं। जैसे घर में जो एलपीजी होता है या उसमें क्या होता है कि जो एलपीजी है वो है तो गैस, लेकिन वो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करके हमारे जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं हम उसमें फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो वो आपका कंडेंसेशन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब सब्लिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल दो ले सकते हैं, एक हो जाएगा आपका कैम्फर यानी कपूर और दूसरा हो सकता है ड्राई आइस, ठीक है। तो कैम्फर में क्या होता है कि जो कैम्फर की टेबलेट्स होती है, गोली होती है छोटी छोटी, वो क्या होता है, अगर उनको आप एटमॉस्फेयर में नॉर्मली छोड़ देते हैं तो वो जो कैम्फर की गोलियां है ना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ड्राई आइस का हो सकता है, ड्राई आइस में क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही आप फ्रीज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ड्राई आइस कहलाती है। अब वो क्या होगा, ड्राई आइस जो है वो सॉलिड है लेकिन वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको भी सब्लिमेशन कहा जाता है। अब डिपोजिशन क्या है, इसका जस्ट उल्टा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, गैस आपका सॉलिड में कन्वर्ट करा जाता है, तो प्रेशर को हम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, डिपोजिशन हो सकता है। इसमें फ्रॉस्ट फॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर हम जब देख रहे थे CO2 जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा था किसमें, आपका ड्राई आइस में, तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और फ्रॉस्ट जो होता है वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। या फिर जो कैंपर भी बनाया हुआ है वो भी इसी प्रोसेस से बनाया गया होगा, ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब ये आपको एक डायग्राम दे रखा है तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि जैसे आपके पास सॉलिड है, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस, तो यहाँ पे सॉलिड जो होगा वो मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उससे कंडेंसेशन होकर वो गैसेस में कन्वर्ट हो सकता, सॉरी उससे वेपर्स बन सकते हैं और उससे वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डिपोज होकर वो सॉलिड में हो सकता है। अब चाहो तो इसे उल्टा भी जा सकते हैं, सब्लिमेट होके वो आपका लिक्विड में गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है, देन उससे फिर आपका कंडेंस होके आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड से कन्वर्ट वापस से फ्रीज करके हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक तरह से आपका चार्ट है ये, और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का सारा काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ स्टेट चेंज, तो वो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, तो अभी तक हम जो दो चीजें पढ़ रहे थे, सबसे पहला हो गया आपका टेम्परेचर एंड सेकेंड थिंग इज योर प्रेशर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, सॉलिड से आपका लिक्विड बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से आपका गैस बनेगा एंड देन प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, और इधर अगर हम देखें लेफ्ट साइड में तो आपका बोस-आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो हो रहा है वो यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है आपका डिक्रीज यहाँ से, ठीक है। तो हाइयर टेम्परेचर, मोर काइनेटिक एनर्जी, वीकन फोर्सेस एंड चेंजेस इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या हो रहा है, जैसे सॉलिड है,
तो सॉलिड में क्या होता है, आपका टेम्परेचर अगर हम उसको हाई करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही कम मूव करते हैं। तो उनके अंदर अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वीक, उनके बीच का जो पार्टिकल है, उनके बीच का जो फोर्स है वो वीक होने लगेगा, और इसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेट चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप प्रेशर में देखें, इंक्रीजिंग प्रेशर कैन लिक्विफाई द गैसेस, ठीक है। तो आपने क्या करा, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, सीएनजी एलपीजी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, हम गैसेस को बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं, और टेम्परेचर आप चाहो तो डिक्रीज कर सकते हो, नहीं तो प्रेशर के थ्रू उसमें हम एलपीजी को गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात देखने वाले हैं इवेपोरेशन कैसे होता है। तो इवेपोरेशन, ये भी आप एक डायग्राम पहले यहाँ देख सकते हैं। जो आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से आपका, अगर सॉलिड है, सॉलिड से आपको गैसेस में कन्वर्ट करना है, गैसेस से आपको लिक्विड में करना है। तो सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और अगर गैस से सॉलिड में होता है तो इसे डिपोजिशन बोलते हैं। अब अभी हमने ये देख रखा है, ठीक है। इसी का अगर हम देखेंगे, गैस से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से अगर हम गैस में करते हैं तो इसे इवेपोरेशन बोलते हैं। लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कर रहे हैं तो इसे मेल्टिंग बोलेंगे, और अगर सॉलिड से हम लिक्विड में करें तो इसे फ्रीजिंग बोलते हैं। यही वाले पॉइंट हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। अब इवेपोरेशन को अगर हम देखते हैं तो इवेपोरेशन में अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे वाला जो टेम्परेचर जिस पर वो आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सो वो आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेशन होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला क्या चीज है, टेम्परेचर। अगर कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो उस वजह से इवेपोरेशन जो होगा वो आपका फास्ट हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, सन बहुत अपने पीक पर है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस टाइम पे इवेपोरेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उससे भी आपका इवेपोरेशन जो होता है वो और फास्टर पेस भी होने लगता है। जैसे आपने ग्लास में वाटर रख दिया, ठीक है, और आप उसको आपने धूप में रख दिया है, और देखते हैं कि उसका वाटर का लेवल कितना कम होता है, तो आप देखेंगे उसमें कुछ वाटर का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप किसी प्लेट में या किसी थाली में आप उसको रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसकी वजह से जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, इस वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होगा। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पूरा जो वाटर है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए, तो सरफेस एरिया से भी इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा चीज जो हो जाता है वो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हो जाता है आपका, आर्द्रता कहते हैं इसको, या नमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कभी बारिश हुई है, ठीक है, तो बारिश होने के केस में आपने अगर नोटिस किया हो तो बारिश के दिनों में कपड़े जो होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है, सन आपका मतलब एक तरह से सन की जो हीट होगी, अगर वो कपड़े को सुखाने वाला एक बात है। अब थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से क्या होता है ना, आसपास का जो एयर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो पहले वो एयर का मॉइस्चर जो होगा वो वहां से इवेपोरेट होगा, एंड देन जाके हमारे कपड़ा जो या चीज जो हमने सुखाने के लिए रखी है उस पे से उसका जो नमी है वो इवेपोरेट होगी। तो इसलिए वजह से क्या होता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी आपकी रेनफॉल हुई है उसके बाद जो होता है वो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर विंड स्पीड है, अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, हवा की जो स्पीड है वो तेज है, तो उसकी वजह से भी इवेपोरेशन आपका तेज होने लगता है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि आपका जो इवेपोरेशन है वो तेज होगा या कम होगा, ठीक है। Cooling due to evaporation. So during evaporation the particle of a liquid absorb the energy from the surrounding to overcome the inner particle forces of attraction and undergo a phase change, ठीक है। The absorption of heat from surrounding make the surrounding cool. For example sweating cools down our body. देखो क्या होता है, सपोज करो हमारी जो स्किन है, ठीक है, स्किन पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है, पसीना आ रहा है, तो जो स्वेट ग्लैंड है वो बहुत अच्छे से एक्टिव है, तो आपको स्वेटिंग हो रहा है। लेकिन जब स्वेटिंग होती है और आप उस टाइम में आप फैन ऑन कर दो, तो उसकी वजह से ना, स्वेटिंग की वजह से आपको बहुत ठंडा ठंडा लगने लगता है, नॉर्मल भी आपकी जो एयर है वो भी आपको ठंडी ठंडी लगने लगती है। वो क्या होता है कि क्योंकि हमारे जो स्किन है उस पर आपको वाटर आ गया, तो वो वाटर है ना, जब वो इवेपोरेट होगा, क्योंकि हमारी जो स्किन है, स्किन पे बहुत ज्यादा मतलब हीटअप हो रखी है, गर्मी हो रखी है, तो वो बहुत ज्यादा गर्म है। अब वहां पे जब स्वेट हुआ, पसीना आया, तो वो जो
पानी है वो वहाँ की हीट को ऑब्जॉर्व करके वहाँ से क्या होगा कि आपका वहाँ की हीट को ऑब्जॉर्व करके वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब वो इवेपोरेट होगा उस केस में क्या होगा कि आपका जो सरफेस है वहाँ पर आपको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सेम ऐसा ही केस होता है जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, परफ्यूम को अगर आप स्प्रे करेंगे तब भी आपको ठंडक का महसूस होता है। उसका भी रीज़न सेम यही है, क्योंकि जो वो लिक्विड है अब वो गैस में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। तो जब वो कन्वर्ट होता है गैस में, तो वो आस-पास की जहाँ पर आपने उसको स्प्रे किया है, वहाँ की हीट को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो जब वहाँ की हीट को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर आपको कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका यहाँ पे बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द इवेपोरेटिंग कूलिंग। इसका क्या-क्या हो सकता है टू कीप वाटर कूल। हमारा जो वाटर है, हम अर्थनवेयर यानी आपका जो मिट्टी का मटका होता है, ठीक है? उस अर्थनवेयर कंटेनर आपने लिया, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे-छोटे, है ना? तो वो क्या करेंगे, सेम वही मतलब काम करने वाले हैं, ठीक है? कैसे? वो जो छोटे-छोटे छेद है, उसमें से वाटर के ड्रॉपलेट बाहर आएँगे, और क्योंकि जो मटका है, जो अर्थन पॉट है, वो वहाँ पे क्या हो रखा है, वो उसका जो सरफेस है वो गर्म है। तो जब वो वाटर के ड्रॉपलेट बाहर आएंगे ना, तो वो वहाँ पे उस गर्म हीट की वजह से उस हीट को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, और फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस वजह से जो अंदर का वाटर होगा वो आपका ठंडा होने लगेगा। ठीक है, सेम कॉटन फैब्रिक के साथ में भी होता है, आपका देखने के लिए मिल जाएगा आपको। टू कीप आवर बॉडी कूल वी स्वेट अ लॉट। वेपरेशन इज वॉट transpiration ultimately is our body's water evaporate using the energy in the process of lowering our body temperature as a result। ठीक है, सो ये वही चीज हो रहा है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होने लगेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि पहले टेम्परेचर राइज था, हमारा स्वेट आया, एंड दैट स्वेट हमारी बॉडी से जो हीट है उसको ऑब्जॉर्व करके इवेपोरेट हो गया, और जब वो इवेपोरेट हो गया तो हमें वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट फील होने लगता है। ठीक है, और इसी वजह से आपको कॉटन क्लॉथ को बोला जाता है, क्योंकि कॉटन जो होता है वो क्या करता है, आपके जो स्वेट है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इट अलाउज मोर perspiration to come into touch with the air promoting more evaporation। तो वही है कि ये आपका उसमें भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा जो स्वेट होता है वो एक तरह से इवेपोरेट होता है, एंड अगेन हमें कूलिंग इफेक्ट देके जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितनी भी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज योर लेटेंट हीट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। हम उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके पहुंचने तक आपको जितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, अगर वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब interconversion of the state, all the three state are convertible by changing the temperature और pressure, ये हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, फिर अब हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। when the particle of a matter intermix on their own with each other the phenomena is called diffusion। for example spreading of a ink in water। हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक डाला, या फिर नील जो होता है ना वो हमने डाला, या फिर और भी आप शुगर कुछ भी इस तरीके से आपने उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट डाला, तो उसके बाद क्या होगा, जो वाटर है उसके अंदर वो धीरे धीरे करके अगर हम उसको स्टीर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा उसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, सो दैट दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। अब वो क्या होता है, जो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक बीकर है, बीकर के हमने अंदर वाटर ली, वाटर के अंदर हमने चीनी को ऐड किया। अब चीनी ऐड करने की वजह से क्या होगा कि वाटर का लेवल थोड़ी टाइम के लिए तो रेज होगा, लेकिन फिर से वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो इसका रीजन ये है कि कहाँ हो गई डिसअपेयर जो शुगर है। तो होता क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। तो जो शुगर है, शुगर के जो शुगर है वो उन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जाके अपने आप को फिट कर लेगा। तो इस वजह से जो वाटर का लेवल होता है अगेन सेम लेवल पे आ जाता है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं ना, तो उसका डिफ्यूजन का रेट को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपने अगर कभी देखा हो जो शुगर सिरप होता है, यानी जो चाशनी होता है,
अगर हम उसको लें, अगर वो नॉर्मली ठंडी होती है, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो आपके घर में हो, अगर फ्रिज में जैसे कोई आपकी मिठाई है और उसमें चाशनी है, आपने उसको फ्रिज में रख दिया है, तो आप देखोगे व्हाइट कलर का पाउडर सा दिखने लगता है, और जब हम उसको बाहर निकाल के कुछ देर के लिए रखते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके वो वापस से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये क्या है, अ, ये इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा जो चेंजेस है वो होते हैं। जैसे आपका 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है? आपने उसको फ्रिज में रख के उसके अंदर अगर आप चीनी को घोलोगे, तो उसके अंदर आपकी जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, वो बहुत कम होगी, वो उसके अंदर बहुत ही कम चीनी को घोल डिजोल्व कर पाएगा। लेकिन अगर हम उस पानी को गर्म कर देते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी जो उसके पार्टिकल होंगे, वाटर के जो पार्टिकल होंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में हम उसके अंदर ज्यादा चीनी को घोल पाएंगे। ठीक है, ये आपका डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड। तो जब सॉलिड होता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसको जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक है, एट द मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेजेस solid to liquid are in equilibrium. At this point both solid state and liquid state exist simultaneously. तो इस स्टेट पे क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा जो है ना, दोनों की मिक्सअप स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छे से विजिबल ना हो, बट ये दोनों की मिक्सअप स्टेट होती है। ठीक है, फ्यूजन क्या हो जाता है, व्हेन टू एटम कोलाइड टू क्रिएट हैवियर एटम। एक एटम है और दूसरा एटम है, इन दोनों ने एक दूसरे को कोलाइड किया और एक हैवियर एटम बनाया। जैसे आप देखो, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है, इन दोनों ने एक दूसरे को कोलाइड किया, एक दूसरे में मिल गए और उन्होंने H2O वाटर बनाया, वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हैवियर एटम हो गया, या मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, सच एज दैट टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू क्रिएट वन हीलियम एटम। एक हाइड्रोजन के एटम ने और दूसरे हाइड्रोजन के एटम ने, दोनों ने मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाया, आपका हीलियम का एक एटम बनाया। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू है ना, जैसे आपका जो सन है, सन भी जो इतनी हीट प्रोड्यूस कर पाता है, वो जस्ट बिकॉज इसलिए ही कर पाता है क्योंकि वहां पर आपका जो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, वो फ्यूज होकर वहां पर हीलियम के एक एटम को फॉर्म करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी जो होती है वो क्रिएट होती है। द प्रोसेस जनरेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्रिएट करता है, मैनी टाइम्स देन फ्यूजन। फिजन क्या होता है, फिजन में क्या होता है, एक एटम होता है हैवियर एटम और वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो आपका फिजन रिएक्शन होता है। और फ्यूजन में क्या होता है, जब दो लाइटर एटम जो होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, fission power, ठीक है। फर्दर मोर इट डजेंट जनरेट रेडियो एक्टिव फिजन। अब जो फिजन एक्टिविटी होती है, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से जब हम एटम बॉम्ब बनाया जाता है, तो उस केस में फिजन वाला रिएक्शन होता है, और इसकी वजह से रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। लेकिन जब हम फ्यूजन करते हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो नहीं जनरेट होता है। ठीक है, और द मेल्टिंग पॉइंट एट विच आइस सॉलिड टर्न इनटू वाटर अ लिक्विड इज इतना डिग्री, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो लिक्विड का जो आपका प्रेशर है, लिक्विड के अंदर जो वेपर बन रहे हैं उसका जो प्रेशर है, और आसपास के जो इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों का मतलब सेम हो जाता है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू गैस फेज इन द लिक्विड फेज। दिस हैपन एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द वाटर। इन केस ऑफ वाटर क्या होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, और उस केस में क्या होता है, वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी नीड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन हमने देखा था, ये वो होता है कि 1 kg लिक्विड है और उससे आप उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम में आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब सब्लिमेशन हमने देखा था, सब्लिमेशन में प्रोसेस में क्या होता था कि आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली आपका लिक्विड में गैस में कन्वर्ट जाता है। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि आपने मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लिया है एंड अमोनियम क्लोराइड विद, ये गॉज हो गया। ठीक है, एंड दिस इज द ट्राइपोड स्टैंड
वायर गॉज हो गया, ये बर्नर हो गया आपके पास में। प्योर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा वो बर्न होके यहाँ पे देखो पोटेशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेपर्स बनने लगेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के, और प्योर जो अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी, वो आपका यहाँ पर एक तरह से इकट्ठा होने लगेगा। और यहाँ पे आपका इन्वर्टेड गैस फनल आपको दिखा रखी है, ठीक है। ये कॉटन प्लग आपने लगा दिया है सो दैट कि इसमें से बाहर ना जा सके, ठीक है। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।